नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम। प्रिय मित्रों, साथियों, जीवन में हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमेशा नया सबक सीखने के लिए अपने आप को तैयार रखो। भले ही वो सबक आपके कल सीखे हुए सबक का खंडन क्यों नहीं करते हो, लेकिन नया सबक सीखना जरूरी है। नमो नारायण, नमो नारायण। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योगा योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तिलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो प्रिय मित्रों, साथियों, राहु केतु की राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर आऊं उससे पहले छोटा सा निवेदन कि गुरुमंत्र विद दातीमाज यूट्यूब का चैनल आपका अपना चैनल है। आपको लगता है कि मेरा कंटेंट ठीक है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी बजाएं, जिससे कि मेरा वीडियो आपको मिल जाए। लाइक ये आपकी इच्छा पर, मैंने कभी नहीं कहा। दूसरा, मैं इस चैनल पर हर रोज कैसा रहेगा आपका आज का दिन राशिफल लेकर आता हूं, वो जरूर देखें। गुरुमंत्र विद दाती महाराज पर 2022 और शनिदेव और 2022 और बृहस्पति देव कैसे रहेंगे, ये वीडियो भी आपको मिलेगा। राहु का 12 राशियों पर अलग अलग फलादेश गुरुमंत्र विद दाती महाराज में, इसे आप देखना नहीं भूलें। नमो नारायण। ये राशिफल चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित है। विधाओं का बहुत प्रयोग किया, अनुभव का प्रयोग पूरा है। लगन से भी देखा, दशाओं से भी देखा, ऋषि पाराशर जी का सिद्धांत, जैमिनी जी का सिद्धांत, केपी कृष्णमूर्ति जी का सिद्धांत, नाड़ी ज्योतिष, जितना मेरे पास अनुभव है, हर दृष्टिकोण को मैंने इस राशिफल में लगाया है। लेकिन आधार गोचर है, जो आपके सामने ये राशिफल है। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, कैसे आप सभी लोग? शनिदेव आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। 12 अप्रैल 2022 राहु और केतु का राशि परिवर्तन, इस विषय को लेकर वीडियो आपके सामने है, क्योंकि विषय बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर आपके साथ रहूंगा। आशा करता हूं कि मैं कहीं आपके काम आऊं, ये मेरे सौभाग्य होगा, क्योंकि मेरे लिए मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। 12 अप्रैल 2022 दोपहर 3:29 के आसपास राहु वृषभ राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, और कृत्तिका का नक्षत्र का पहला चरण है, जिसमें राहु ने राशि परिवर्तन किया। उसमें सिंह लगन था और लगन में चंद्रमा, सूर्य मीन राशि अष्टम भाव में, मंगल शुक्र बृहस्पति कुंभ राशि में, शनि मकर राशि छठे भाव में, राहु बुध के साथ मेष राशि नवम भाव में और केतु तुला राशि तीसरे भाव में संचरण कर रहे थे। यहां राहु सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश किया है। 14 जून को 2022 को भरणी नक्षत्र के चौथे चरण में दोपहर लगभग 1 बजे प्रवेश करेंगे, और 16 अगस्त 2022 को भरणी नक्षत्र के तीसरे चरण में राहु आएंगे सुबह 10:21 पर। 18 अक्टूबर 2022 को भरणी नक्षत्र के दूसरे चरण में ही रहेंगे, तीसरे से दूसरे में आ जाएंगे, और 20 दिसंबर 2022 भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में राहु का संचरण रहेगा। राहु 14 जून से लेकर 20 दिसंबर तक शुक्र के नक्षत्र में संचरण करेगा। केतु 12 अप्रैल 2022 3:19 तुला राशि में विशाखा नक्षत्र के तीसरे चरण में,
14 जून को विशाखा नक्षत्र के दूसरे चरण में लगभग 1 बजे, 16 अगस्त को विशाखा नक्षत्र के पहले चरण में, और केतु 12 अप्रैल से 16 अगस्त तक बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण करेंगे। 18 अक्टूबर 2022 को स्वाति नक्षत्र में चरण करेंगे और 20 दिसंबर 2022 स्वाति नक्षत्र के तीसरे चरण में केतु का संचरण रहेगा। केतु 18 अक्टूबर से 20 दिसंबर तक राहु के नक्षत्र में संचरण करेंगे। ये गणनाएं हैं जब राहु और केतु ने राशि परिवर्तन किया। मैदिनी ज्योतिष को माइन्यूटली सूक्ष्म दृष्टि से विचार करेंगे तो समय इतना अच्छा माना नहीं जाता, सावधानी का संकेत, क्योंकि मेष राशि मंगल की राशि है और मंगल ऊर्जा का प्रतीक है, अग्नि का प्रतीक है, एग्रेशन का प्रतीक है, रक्त का प्रतीक है। राहु अनऑर्थोडॉक्स है, राहु विलासिता है, राहु अनप्रेडिक्टेबल है, राहु एक धुआं है, हवा है। अग्नि को जब हवा मिलती है तो दावानल होता है। तो ये जो समय है टकराव का नहीं हो विश्व और राष्ट्र के लिए तो बहुत अच्छा माना गया, क्योंकि जिनके पास कोई काम नहीं है अपनी पूछ के लिए टकराव करेंगे कि हमें स्वीकार करो हम भी कुछ है। तो सत्ता पक्ष को विपक्ष का टकराव झेलना पड़ेगा बिना किसी कारण, कोई मुद्दा नहीं तब भी टकराव, कोई कारण नहीं, अनऑर्थोडॉक्स, कोई मतलब नहीं। संवेदनशील विषयों पर असंवेदनशील टिप्पणियां और बयानबाजी बखेड़ा करा करेगी। प्राकृतिक घटनाएं होगी ऐसा नजर आता है, चाहे बीमारी को लेकर हो, चाहे फिर आंधी तूफान हवा अग्नि को लेकर हो, पानी को लेकर हो। ये 18 महीने की घटनाओं के बारे में बात, ये 18 महीना है, क्योंकि राहु 18 महीना तक मेष राशि में रहेंगी। भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ जैसी घटनाओं में संभावना नजर आती है। प्राकृतिक प्रकोप से विश्व जूझता हुआ नजर आएगा, और क्योंकि राहु दूर खड़े होकर मजा भी देखता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि वे लोग जो उच्च पदों पर विराजमान हैं, लेट गो की अवस्था रखनी पड़ी, छोड़ो, अपने काम पर ध्यान। यदि जो लोग प्रशासनिक अफसर हैं, बड़े राजनेता हैं, विश्व के सभी, राष्ट्र के, विश्व के सभी जो राष्ट्र की सेवाओं में लगे हैं, जिनका लक्ष्य इस संसार को कुछ देना है, कुछ करके गुजरना है, उन्हें लेट गो की भावना छोड़ो ना भाई, सफलता पा जाएगी। इस समय बहुत से लोग धर्म के पर किए गए अनर्गल बयानबाजी से सांप्रदायिक स्वार्थ में कमी का संकेत भी दे रहे। तो बहुत से लोगों की ये शैली रहेगी किसी तरह बखेड़ा खड़े करो। तो फकीर आदमी हूं, इस राष्ट्र का सेवक हूं, मैं कभी विवादित रहना पसंद नहीं करना, कभी ऐसी बात कही, लेकिन मैदिनी ज्योतिष मुख्य रूप से यह संकेत दे रही कि वे लोग जो इस राष्ट्र के नागरिक हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, वाणी पर संयम और शालीनता का परिचय बहुत जरूरी, और राष्ट्र हित बहुत जरूरी है। राष्ट्र हित के लिए सबको एक मंच पर आना पड़ेगा। जब तक राहु मेष राशि में है, हम घर में कैसे भी रह लेते हैं भाई, लेकिन मामला घर का ही हो, तब ऐसी अवस्था में हम सबको सावधानी बरतनी पड़ेगी। मित्रों साथियों, ये राहु के बारे में था मेरा छोटा सा निवेदन, क्योंकि राहु बहुत बड़ा परिवर्तन है 18 महीने के लिए। पर शनि के बाद कोई बड़ा परिवर्तन है राहु, और उसके बाद बृहस्पति, और ये तीनों ही ग्रह बदल रहे हैं। राहु मेष राशि में आ रहे हैं, शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे, और बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि मीन में प्रवेश करेंगे, और तीनों के तीनों ग्रह अप्रैल में 2022 में राशि परिवर्तन करेंगे। तो इस विषय पर मुझे कहना जरूर है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ऐसी अवस्था में यूट्यूब पे सुविधा है, टेक्नोलॉजी बहुत मजबूत है, आप नहीं सुनना चाहते तो फॉरवर्ड कर दे, लेकिन सुने जरूर, क्योंकि भारतीय सनातन संस्कृति की जो खुशबू है उन्हें समझना चाहिए कि राहु है क्या, 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। वीडियो मैंने बनाया और प्रत्येक राशि का अलग अलग वीडियो है ये, लेकिन इस विषय को समझिए, क्योंकि राहु केतु को समझना बहुत जरूरी है। प्रिय मित्रों साथियों, किसी विषय पर फलादेश करने के लिए पहले विषय की गहराई को समझना बहुत जरूरी, क्योंकि जब मैं प्रभु की चर्चा शुरू करी थी शनिदेव की 45 साल पहले, आराध्य शनिदेव को लेकर कम भ्रांतियां नहीं थी, आज भी है, लेकिन बहुत हद तक कर्म फलदाता शनिदेव के आसपास लोग आए। आज घर घर गली गली उनकी आराधना होती, पूजा होती, भय कम हुआ, लोग समझने लगे। इसी प्रकार राहु केतु के बारे में भी बहुत भ्रांतियां हैं, और इन भ्रांतियों की वजह से भय भ्रम बहुत है और बहुत से तनाव भी है। तो जो मेरा अनुभव है, जो अपनी निजी साधना के दौरान जो मैंने अवसर किया, और पिछले 4-5 साल पर मैं जो बहुत काम किया,
राहु और केतु का नाम लेते ही लोगों का चेहरा मुरझा जाता है, पीला पड़ जाता है। मैंने पाया कि लोग कहते हैं कि राहु की दशा तो परेशानी ही परेशानी, केतु की दशा यानी घर छोड़ना ही छोड़ना, आइसोलेट में रहना ही रहना। ऐसी बात है नहीं मित्रों। 7 ग्रहों की तरह राहु और केतु न हमेशा अच्छे फल देते, न हमेशा बुरे फल देते। मित्रों साथियों, वीडियो में ये समझाऊंगा कि कैसे उत्पत्ति हुई राहु केतु की। ये बहुत सुंदर जानकारी, ये बहुत जरूरी वीडियो। नहीं सुनना तो आप राशिफल पे चले जाना, लेकिन जानकारी रखना बहुत जरूरी है। भारतीय सनातन संस्कृति में ज्योतिष का अपना स्थान है और नवग्रह की चर्चा सभी लोग करते हैं। आज का विषय इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि 18 महीने बाद राहु केतु अपना राशि परिवर्तन करे और अब राहु और केतु 18 महीना तक राहु मेष राशि में रहेंगे और केतु तुला राशि में रहेंगे। और 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, यह विषय मैंने बहुत ही माइन्यूटली देखा और आपके सामने रखा। लेकिन क्या है राहु केतु, कैसे बने राहु केतु, क्या प्रभाव है राहु केतु का, हमारे जीवन में इनका क्या रोल है, वास्तव में ज्योतिष के आसपास रहते हैं तो हमें जानकारी मिलेगी कि इन ग्रहों के बारे में। जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र का समावेश जन्म कुंडली है। 8 के 8 ग्रहों का जो लेखा जोखा, कर्मों का लेखा जोखा है, जो आपने किया है उसे कब और कैसे भुगतना, ये काम शनिदेव का है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि ग्रह आपको आपके कर्मों के अनुसार आपकी डेस्टिनी की ओर ले जाते हैं, आपकी डेस्टिनी की ओर। जब मुझे मौका मिलता तो मैं कहता हूं ना कि जन्म कुंडली की जो शान है वो सूर्य है और जो जान है वो चंद्रमा है। लेकिन सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण लगाते हैं तो वो राहु केतु है। नवग्रहों में सबसे शक्तिशाली ग्रह राहु और केतु है। यह अलग बात है कि राहु और केतु को ऊर्जा सूर्य से मिलती है, लेकिन ये सूर्य और चंद्रमा को यदि कोई प्रभावित करता है तो राहु केतु है। मेरा पूरा ध्यान राहु केतु पर है, उनके जन्म को लेकर, उनके प्रभाव को लेकर, उनके गुणों को लेकर। इस विषय पर थोड़ा सा बोलूंगा जरूर, क्योंकि सूर्य चमत्कार व ऊर्जा का स्रोत है और सूर्य के चारों ओर घूम रहा एक अंडाकार वर्तुल पृथ्वी, और पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री के आसपास झुकी हुई है। वैज्ञानिक लोग इसको अच्छा डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन क्योंकि ज्योतिष के आसपास रहा हूं तो अध्ययन का मौका मिला, इसलिए बता रहा हूं। इसमें मैं कभी तर्क नहीं करूंगा। पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही, और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में अपनी परिक्रमा पूरी करती है। और ये दूसरा जो गोला है जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है वो है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर लगभग 27 से 28 दिन में अपनी परिक्रमा पूरी करता है। पुनः याद दिलाना चाहता हूं, सूर्य को भारतीय ज्योतिष में आत्मा का है। चराचर जगत को चलायमान जो हो रहा है, जो सर्जित हो रहा है, जो अस्तित्व है, सूर्य की वजह से हो रहा है। हमारे मनुष्य ने सूर्य को धुरी मानकर ज्योतिष की चर्चा की। सूर्य अनंत ऊर्जा का केंद्र है और उसके चारों ओर पृथ्वी घूम रही, और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहे। बार बार इसलिए समझा रहा हूं कि विषय बड़ा गहन है और मैं राशिफल पे आ रहा हूं, थोड़ा सा समझ लीजिए। सूर्य पिता है, पृथ्वी माता है, चंद्रमा को मामा भी कहते हैं। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के कारण, उसकी वजह से राहु और केतु की उत्पत्ति हुई, ऐसा विज्ञान कहता है। साथियों, स्थूल में राहु केतु का कोई अस्तित्व नहीं है, उन्हें एक छाया माना, एक धुआं माना है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी सूर्य की ग्रेविटेशन जो क्षमता है इसके कारण घूम रही है, और एक ग्रेविटेशन की वजह से ही पृथ्वी का संतुलन बना हुआ है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, सूर्य एनर्जी है। तो जो ये तीनों आपस में घूमते हुए इनकी जो कट पॉइंट है, इनका जहां मिलन पॉइंट है, जहां पृथ्वी चंद्रमा सूर्य आपस में काटते हैं, उसी को विज्ञान ने राहु केतु माना है। अब थोड़ा सा समझिए राहु कौन सा और केतु कौन सा है। चंद्रमा गति करते हुए सूर्य की ओर आ रहा है। सूर्य आत्मा का कारक है, प्रकाश का कारक है, उजाले का कारक है, अनंत ऊर्जा का कारक है, ज्ञान का कारक है। चंद्रमा गति करते हुए सूर्य की ओर आ रहा है, ज्ञान की ओर आ रहा है, अनंत ऊर्जा की ओर आ रहा है। जहां काटता उसे साउथ नोड मून कहते हैं, यानी केतु कहते हैं। जो सूर्य की ओर आ रहा है और जहां कट पॉइंट है उसे साउथ नोड मून कहते हैं, यानी केतु कहते हैं। जो पॉइंट गति करते हुए सूर्य से दूर जा रहा है, यानी ज्ञान से दूर जा रहा है, अनंत ऊर्जा की ओर जा रहा है, हट रहा है, अनंत ऊर्जा से दूर जा रहा है, प्रकाश से दूर जा रहा है, नॉर्थ नोड मून यानी राहु कहते हैं। सूर्य की तरफ जो आ रहा है वो जानना चाहता है प्रकाश को, ज्योतिष को, ज्ञान को, रोशनी को जानना चाहता है।
वो अनंत खोज के पास आ रहा है, उसे केतु कहते हैं, यानी मोक्ष। इसीलिए केतु को मोक्ष कहा है। और जो सूर्य से दूर जा रहा है, यानी अंधकार की ओर जा रहा है, भटकाव की ओर जा रहा है, विलासिता की ओर जा रहा है, भोग की ओर जा रहा है, इच्छाओं की ओर जा रहा है, इच्छाओं की तृप्ति के लिए जा रहा है, जो भटक रहा है, जो हट रहा है, सूर्य से दूर हट रहा है, वो राहु है। बस ये विज्ञान कहता है। तो इस बात को समझने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा समय लिया। और यदि भारतीय सनातन संस्कृति के पुराणों की बात करें तो ये स्वरभानु नामक राक्षस है। स्वरभानु की मां का नाम सिंह था और पिता कश्यप ऋषि है। और सिंह का कश्यप ऋषि के पास संतान की इच्छा से गई थी। ये एक हमारे पुराणों में कथा है। ऋषि कश्यप शाम का संध्याकालीन समय था और साधना की ओर अग्रसर थे। उन्होंने समझाया कि मेरा साधना का समय है और इस समय मेरा स्वरूप विकराल है, मैं साधना में जा रहा हूं, अभी नहीं। लेकिन सिंहिका की जिद के आगे ऋषि कश्यप को झुकना पड़ा और राहु की उत्पत्ति हुई। लेकिन अपनी साधना में विघ्न देख ऋषि कश्यप ने सिंहिका को श्राप दिया कि तेरे बेटा का सर धड़ से अलग हो जाएगा। धड़ अलग हो गया, तब ब्रह्मा जी ने कृपा करके सर दिया किसका? कि सांप का। तो राहु को सांप का स्वरूप भी माना जाता है। ये एक कहानी है। दूसरी कहानी है जब समुद्र मंथन हुआ, देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उस समय जो 14 रत्न निकले थे उसमें से विष भी था। विष महादेव ने पिया। जब अमृत आया तो देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। भगवान श्री नारायण ने मोहिनी रूप धरकर बंटवारा करना चाहा और देवताओं को अमृत पिला रहे थे। राहु क्योंकि ऋषि कश्यप की संतान और दानवों ने पाला और साधना से परिपूर्ण बहुत जबरदस्त साधना राहु ने करी थी, क्योंकि ऋषि कश्यप की संतान और दानवों की साधना मतलब दोनों मिलन इतना अद्भुत था कि उसके अंदर बहुत सी क्षमताएं थी, बहुत जानकार था, साधना से परिपूर्ण था। उसे लगा कि अमृत देवता ही पी रहे, दानवों को अमृत नहीं मिलेगा। ऐसी अवस्था में वो देवत्व का रूप धारण करके बैठ गया सूर्य और चंद्रमा के पास। जब नारायण मोहिनी रूप धरकर देवताओं को अमृत बांट रहे थे तो राहु के हाथ में अमृत ज्यों ही आया, सूर्य और चंद्र ने नारायण को सचेत किया कि ये स्वर भानु है, ये दानव है, देव नहीं है। नारायण अपने स्वरूप में आए, सुदर्शन धारण किया, तब तक अमृत राहु अपने स्वर भानु अपने मुंह में ले चुका था और कंठ तक स्वर अमृत आ चुका था। नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वर भानु का सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन धड़ को भी अमृत ने छुआ और सिर को भी अमृत ने छुआ, तो ये अमर हो गए। तो जो ऊपर सिर वाला हिस्सा है वो राहु है और जो धड़ वाला हिस्सा है ये केतु है। राहु विलासिता की ओर जा रहा है, राहु घूम रहा है कि दुनिया देख लूं, भोग लूं, सुख लूं। जब मन भर जाएगा, जब झटका लग जाएगा, तब वही कर रहा जो केतु कर रहा है, यानी ईश्वर चिंतन। बहुत से लोगों को संशय होगा कि भाई इस तरह का कोई संकेत तो मिल नहीं रहा है। सभी जानते हैं कि पृथ्वी घूम रही, हम भी घूम रहे हैं, लेकिन कोई संकेत मिल रहा है? ये छाया है, राहु और केतु छाया है। लेकिन मैं खाली आपसे ये कहना चाहूँ, जो विज्ञान कहता है वो भी सही है और जो भारतीय सनातन संस्कृति का संदेश है दोनों सही है, क्योंकि हम भी घूम रहे हैं ना, लेकिन डायरेक्शन के बिना एक पल भी नहीं रुक सकते हैं। आपने नहीं सुना कि मैं समय हूं, मैं समय हूं, ना उसका आदि है ना अंत है, वही परम शिव है। वो समय तब समझ में आएगा जब आप ईड़ा और पिंगला को समझ लेंगे, सूर्य और चंद्रमा को समझ लेंगे। ईड़ा घर पिंगला और पिंगला घर ईड़ा, सूर्य घर चंद्रमा, चंद्रमा घर सूर्य। मानव शरीर में 5 कोष है, अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इन 5 कोषों की चर्चा है, इन 5 प्राणों की चर्चा है, 5 उप प्राणों की चर्चा है। संकेत है लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। तो सूर्य जिधर से उदित हो रहे हो हम पूर्व मानते हैं, उसके दाएं यानी साउथ नोड मून और बाएं यानी नॉर्थ नोड मून। जो दूर जा रहा है वो राहु है और जो नजदीक आ रहा है वो केतु है। जो मर्मज्ञ शिव साधना करते हैं, स्वर साधना करते हैं, वो पूरी तरह मेरी बात को समझेंगे। एक कोशिश की कि आपको समझ में आए। सर्व स्वरूप क्यों है ये भी मैंने आपको बताया।
जो जहां दोनों बिंदु कटते हैं ये राहु केतु है, और जो सूर्य की तरफ आ रहा वो ज्ञान की तरफ आ रहा, जो दूर जा रहा वो विलासिता की तरफ। ये भी आपको समझ में आया। राहु केतु हमेशा वक्री अवस्था में चलते हैं। कारण क्योंकि जिस स्थान पर चंद्रमा और पृथ्वी का मार्ग एक दूसरे को काटता है वो हमेशा स्थिर नहीं रहता है, वो मार्ग बदलता रहता है, हमेशा पीछे की ओर यानी विपरीत दिशा में सरकता है। इसलिए राहु केतु हमेशा वक्री चलते हैं। राहु केतु संपूर्ण राशियों का भ्रमण करने में 18 वर्ष लगाते हैं और एक राशि में 18 महीने। राहु केतु एक दूसरे से हमेशा 180 डिग्री में रहते हैं, समसप्तक आमने सामने। पुनः याद, स्वरभानु यानी राहु केतु, सिर है वो राहु और धड़ है वो केतु है। सिंह का कश्यप ऋषि की पत्नी थी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो ये छोटी सी कहानी थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। यदि आपको नहीं समझना, इसको आप स्केप करके राशिफल पे आ जाना। लेकिन चीजों को नहीं जानेंगे ना तो फिर ज्ञान अधूरा रहता है, अधूरा ज्ञान नुकसानदायक रहता है। समझ में आना चाहिए कि राहु क्या परेशानी देगा, क्योंकि राहु भोग है, विलास है, धुआं है, और केतु चेतना है, और ये हमारे कार्मिक कर्मों से ज्यादा नजदीक है दोनों ग्रह। इसलिए मानव जीवन को राहु और केतु का बहुत प्रभाव झेलना पड़ता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अब 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा राहु और केतु का। राहु के पास इंद्रियां हैं, ध्यान रखिएगा, आंख है, नाक है, कान है, जीवा है, सारी इंद्रियां राहु के पास में। वो इंद्रियों का सुख है, और इंद्रियों के सुख कभी भी मनुष्य को तृप्त नहीं होने देते हैं। हमेशा वो अधिक पाने की चाह रखता है, क्योंकि उसके पास शरीर नहीं है, खाली इंद्रियां है, वो तृप्त नहीं हो रही। भागम भाग दौड़ जिसका कोई अंत नहीं है। तो राहु जहां बैठेगा वो यही करेगा। राहु हमेशा छद्म वेशधारी है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ भी रूप धारण कर लेता है। अरे राहु जन्म कुंडली में जिस भाव में, जिस राशि में बैठता है उसका फल प्रदान करता है। यदि उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, व्यक्ति को बहुत दूरदृष्टि वाला बनेगा, इन्वेस्टिंग का बादशाह बनेगा, जासूस हो सकता है। और यदि ये प्रतिकूल बैठा है, बार बार छल हो रहा है, धोखा हो रहा है, परेशानी हो रहा है, राहु अनुकूल नहीं है इसका मतलब। और केतु चेतना से संबंध रखता है। तो ये बातें मुझे बहुत समझानी जरूरी थी, इसलिए आपको समझाया। अब मैं कुंभ राशि वालों, राहु केतु का जो ये 18 महीनों का राशि परिवर्तन है, फलादेश पे आने से पहले, राशिफल पर आने से पहले विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करी कि क्या है राहु केतु, क्या प्रभाव रहेगा, क्या हो सकता है, राहु कैसे प्रभाव देता है, केतु कैसे प्रभाव देता है, वैज्ञानिक क्या कहते हैं, और भारतीय सनातन संस्कृति शोध राहु की उत्पत्ति के बारे में क्या कहते हैं। एक विचार आपके सामने रखा, क्योंकि फलादेश से पहले गहराई से उस विषय को जानना बहुत जरूरी था, इसलिए विचार मैंने आपके सामने रखे। मैंने शुरू में ही आपसे निवेदन किया था कि वीडियो लंबा हो सकता है, जिसको स्किप कर दीजिएगा, फलादेश पे आ जाएगा। लेकिन जान लोगे, सुन लोगे तो फलादेश समझ में बहुत अच्छी तरह आएगा कि क्यों राहु ऐसा प्रभाव दे रहा है, क्यों दे रहा है राहु ऐसा प्रभाव। कुंभ राशि, ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। कुंभ राशि वालों के लिए राहु तीसरे भाव मेष राशि और केतु नवम भाव तुला राशि से गोचर करेगा। कुंभ राशि वालों के लिए राहु बुध के साथ तीसरे भाव मेष राशि में है, और सूर्य दूसरे भाव मीन राशि में, और चंद्रमा सप्तम भाव सिंह राशि में। मंगल शुक्र और बृहस्पति के साथ लग्न भाव में कुंभ राशि में संचरण, शनि द्वादश भाव स्वराशि मकर में विराजमान। कुंभ राशि वालों के लिए राहु तीसरे भाव में गोचर करेगा, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि राहु 3, 6, 11 में शुभ फल प्रदान करता है। तीसरा भाव साहस का है, पराक्रम का है, देश विदेश की यात्राओं का है, मतलब देश विदेश को दूर और नजदीक की यात्राओं का है। छोटी मोटी जितनी भी यात्रा, चाहे वो कारोबार की हो चाहे घूमने फिरने की है। तीसरा स्थान डॉक्यूमेंटेशन भी है, नेटवर्किंग भी है, टूर एंड ट्रेवल्स भी है। और कुंभ राशि वालों के लिए यह राशि परिवर्तन लाभदायक रहेगा। शास्त्र और पराक्रम में वृद्धि होगी, कार्यों में अनावश्यक विघ्न और परेशानी से मुक्ति मिलेगी, कार्य व्यवसाय में मनोनुकूल धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे, और आपकी कार्यशैली और हुनर का सम्मान होगा। सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा, सामाजिक कार्य करने का सुअवसर मिलेगा, मित्रों और साथियों से लाभ मिलेगा, और धन वृद्धि के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। किए गए प्रयासों में आशातीत लाभ की प्राप्ति होगी, पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, परिवार वाले पूर्णतः आपको सहयोग करेंगे। इस समय आप स्पष्ट और सही निर्णय लेने में कामयाब रहेंगे, और यह आपके लिए लाभदायक रहेगा। यात्राएं हैं, कारोबार की यात्राएं हैं, घूमने फिरने की भी यात्राएं हैं। युवा और विद्यार्थियों के लिए समय मनोनुकूल सफलता का संकेत है। शिक्षा में लाभ मिलेगा, कैरियर संबंधी मसले हल होंगे, देश विदेश से कैरियर और शिक्षा को लेकर मनोनुकूल संबंध बनेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए
भाग्य स्थान में केतु का संचरण उठापटक और परेशानियों में कमी लाएगा, भाग्य में वृद्धि करेगा। यदि आपने भाग्य को कर्म से जोड़ दिया तो पौ 12-25 है, लाभ ही लाभ। पैतृक संपत्ति, विरासत में धन मिल सकता है। यात्राओं का अच्छा योग है, यात्राएं कारोबारी बहुत लाभदायक रहेगी। आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। आपका झुकाव जरूरतमंद लोगों को सहयोग करने का जरूर बनेगा। जो लोग वास्तव में जरूरतमंद है उनकी आप मदद करेंगे और इससे आपको पुण्य भी मिलेगा। दान पुण्य करने से मन हल्का और प्रसन्नचित रहेगा, आगे बढ़ने का शुभ अवसर मिलेगा। राहु केतु के राशि परिवर्तन में विशेष सावधानी है स्वास्थ्य को लेकर, भाई बहनों को संबंधों को लेकर और कुसंगति से बचना बहुत जरूरी है। क्या उपाय करें? संभव हो तो गले में माता रानी का लॉकेट जरूर डाल देना, गोल्ड का, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चैन में डालो तो सोने में सुहागा। हर शनिवार को श्रद्धा अनुसार सरसों की खल, चने की चूरी, ध्यान रखना चने की चूरी, सरसों की खल या हरा चारा किसी भी गौशाला में दान देना आपके लिए उत्तम लाभ रहेगा। कुंभ राशि वालों, हर शनिवार को और साल भर देना आपके लिए लाभकारी रहेगा। ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले जाप करें और घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कर सरसों का तेल का दीपक जरूर जलाएं पूरे साल, नहीं तो शनिवार को जरूर करें। शनिवार दिन किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को भोजन कराकर वस्त्रों का दान देना या दक्षिणा का दान देना अति उत्तम रहेगा। ये जरूर कर ले, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये था कुंभ राशि वालों के लिए राहु केतु की राशि परिवर्तन का फलादेश। पुनः निवेदन, ये नक्षत्रों का आकलन था, मेरा अनुभव था। वाद विवाद और तर्क में मैं कभी रहा नहीं। हमेशा मेरा निवेदन रहा कि मानव न मानव आपकी मर्जी, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास और आपके पास रहेगा। हाँ मित्रों, कोई भूल हो गई हो तो मैं विनम्र भाव से दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना, नमन है। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं।
शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।